हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे 2010 की एक ज़बरदस्त साईफाई हॉरर मूवी द क्रेजीज को। नॉर्मल क्लासिक ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट वाली कई सारी मूवीज आपने देखी होंगी, लेकिन सोचो ज़रा क्या हो अगर ज़ॉम्बीज के पास दिमाग आ जाए, मतलब उनको सब कुछ समझ आने लगे। फिर तो वो इंसानों को दिमाग का इस्तेमाल करके बेरहमी से मारेंगे, बिल्कुल वेयरवुल्व्स या वेम्पायर्स की तरह। खैर, इस मूवी के बारे में और भी बातें करेंगे वीडियो के एंड में। उससे पहले चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। मूवी के इंट्रो में हम ऑगडेन मार्श नाम के टाउन को जलते हुए देखते हैं। इसके बाद हमें 2 दिन पहले की कहानी में जानने को मिलेगा कि टाउन की यह हालत आखिर हुई कैसे। टाउन में सभी हर दिन की तरह अपने काम में लगे हुए थे। इसी बीच हम टाउन के शेरिफ डेविड को देखते हैं, जो अपने डेप्यूटी रसल के साथ बेसबॉल का मैच देखने आया हुआ था। अच्छे खासे गेम के बीच कोई रोरी नाम का बंदा शॉटगन लेकर फील्ड में उतर गया, जिसके पास जाने पर डेविड ने उससे गन छोड़ने को कहा, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो पूरा सुन्न खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक लाश की तरह। लेकिन डेविड उसे जानता था, इसलिए वो उस पे गन नहीं तानता और उसे लग रहा था कि रोरी फिर से पी कर तमाशा कर रहा है। कई बार बोलने पर भी वो गन नहीं छोड़ता, बल्कि उसे डेविड पे पॉइंट करता है। लेकिन उसके कुछ करने से पहले डेविड को सेल्फ डिफेंस में रोरी पे गन चलाना पड़ गया, जिससे रोरी की डेथ हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इन पे ऊपर से कोई नजर रख रहा है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू में आप टाउन की पॉपुलेशन देख सकते हो। और अब जाकर इसका इंट्रो हुआ खत्म। शाम को फ्यूनरल होम में डेविड रोरी की वाइफ पैगी से मिलता है, जिसके साथ था उसका बेटा कर्ट। पैगी के पूछने पर डेविड ने बताया कि रोरी नशे में था, लेकिन पैगी का कहना था कि रोरी ने पिछले 2 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया और साले तो सबको ये बताता फिर रहा है कि वो फिर से पीने लगा था। ये सब सुनाकर और एक थप्पड़ मारकर वो रोती हुई वहां से चल दी। अगली सुबह डेविड की प्रेग्नेंट वाइफ जूडी को दिखाते हैं, जो पेशे से एक डॉक्टर है। वो उससे कह रही थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर ड्यूटी में डेविड को रोरी के ब्लड रिपोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें एग्जामिनर उसे बताता है कि रोरी की ब्लड में उन्हें 1% भी अल्कोहल नहीं मिला। मतलब रोरी की वाइफ सही थी, रोरी नशे में नहीं था। ये सुनकर डेविड भी हैरान परेशान था। वो दोबारा उसी फील्ड में जाता है और वहाँ उस स्कूल का प्रिंसिपल बेन बैठा हुआ था। वो भी बिल्कुल रोरी की तरह चुपचाप, और डेविड के कई बार आवाज देने पर भी वो कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब डेविड ने जोर से बोला तो वो होश में आ गया। वहीं जूडी के क्लिनिक में हम वहाँ के एक फार्म हाउस ओनर बिल को देखते हैं, जिसके साथ आई थी उसकी वाइफ डिएड्रा और उनका बेटा निकोलस। डिएड्रा जूडी को बताती है कि बिल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। चेकअप करने पर निक उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, डिएड्रा तो ऐसे ही परेशान होती रहती है। फिर जूडी ने उससे पूछा कि इस वीकेंड तुम्हारा क्या प्लान है, तो उसने फिर वही बात दोहरा दी कि वो बिल्कुल ठीक है, डिएड्रा तो बेकार ही परेशान होती रहती है। ये सुनकर जूडी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन टेस्ट रिजल्ट नॉर्मल आता है तो वो भी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। लेकिन रात को बिल के घर में डिएड्रा देखती है कि उनके फार्म में ट्रैक्टर चालू है, और वहाँ जाकर ट्रैक्टर के अंदर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो बिल को आवाज लगा रही थी, तभी उसे निकोलस की चीखने की आवाज आती है, तो वो भागकर घर में जाती है, जहां निकोलस उसे अपने साथ कबर्ड में छुपा लेता है। दिमाग देख रहे हो, वाइफ को बाहर भेजकर बेटे को अकेले में निपटाना चाह रहा था। खैर, डिएड्रा ने उससे डैड के बारे में पूछा तो वो कहता है कि डैड एक नाइफ लेकर उसका पीछा कर रहे थे। तभी वहां आ जाता है बिल, जो उन्हें अंदर ही लॉक कर देता है और पूरे घर में गैसोलीन फैलाकर वहां आग लगा देता है। उसकी वाइफ चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसने कोई रहम नहीं दिखाया। आग लगने की खबर डेविड को मिली तो वो जल्दी से वहां जूडी के साथ पहुंच गया, जहां एक फायर फाइटर ने उन्हें बताया कि वो जब यहां आए तो उन्हें घर के बाहर एक खाली गैस कैन मिला और बिल जो कि गार्डन में घास काट रहा था। जूडी ने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो वो सीटी बजाने लगा, जिससे वो समझ गई कि ये सब इसी पागल ने किया है। इसलिए डेविड ने उसे जेल में बंद कर दिया और पास के सीडर रैपिड्स नाम के टाउन में उसने उसके ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भी दे दी। इसके बाद 3 लोगों के ग्रुप को दिखाते हैं, जो हंटिंग के लिए एक स्वाम्प जैसे एरिया में घूम रहे थे, जहां उन्हें पेड़ों में फंसा हुआ एक पैराशूट दिखा, जिसके पास जाने पर उन्हें मिली एक बंदे की डेड बॉडी। वो एक पायलट था और डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उसके हिसाब से इसे यहाँ पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। ये डॉक्टर वही मूवी के स्टार्ट वाले फ्यूनरल होम में काम करता है। पायलट तो मिल चुका था, लेकिन प्लेन कहाँ थी ये जानना बाकी था। रसल ने बताया कि किसी ट्रेविस नाम के बंदे ने उससे कहा था कि उसे एक प्लेन के क्रैश होने की आवाज सुनाई दी थी, तो वो चल दिए ट्रेविस के साथ स्वाम्प में खोजबीन करने। चलते चलते अचानक से डेविड ने बोट रुकवा दी, तो रसल ने पूछा उसने ऐसा क्यों किया,
तो डेविड उन्हें कहता है कि जिस प्लेन को वो खोज रहे हैं वो उन्हें मिल गया। वो लोग ठीक उस प्लेन के ऊपर ही थे और उनके ऊपर से उन्हें फिर से किसी ने कैप्चर कर लिया। खैर वो दोनों जल्दी से किसी केविन नाम के बंदे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि टाउन में साफ पीने का पानी किस तरफ से होते हुए जाता है। केविन उन्हें बताता है कि पानी नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और वेस्ट की दिशा में जाता है और टाउन में सबसे पहले वो पानी आता है रोरी हैमिल के घर में। मतलब उस प्लेन में जो कुछ भी था उसने पानी को कंटेमिनेट कर दिया, जिससे टाउन में वो वायरस फैल रहा है जिसे पी कर लोग क्रेजीज बन रहे हैं, मतलब लिटरली क्रेजीज। पागलपन तो आपने देख ही लिया। इस वायरस का नाम है ट्रिक्सी वायरस, लेकिन हम अब भी नहीं जानते कि वो प्लेन क्रैश हुई कैसे और उन्हें ऊपर से कौन देख रहा है। खैर ये सब हमें आगे पता चल जाएगा। पानी का सप्लाई बंद करवाने वो टाउन के मेयर के पास जाता है परमिशन लेने, लेकिन मेयर ने बोला कि अभी फार्मिंग का सीजन है और अगर अभी खेतों में पानी नहीं दिया गया तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और ऐसा होगा सिर्फ एक शक के बिना पर। लेकिन वहां से जाने के बाद डेविड ने मेयर की बात को नकारते हुए सप्लाई को रोक दिया, जिससे रसल ने उससे कहा कि ऐसा करने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है, लेकिन अगर एक बार ज़ॉम्बी बन गए तो नौकरी का क्या ही करेंगे। फिर वापस पुलिस स्टेशन आने पर उन्हें बिल मरा हुआ दिखता है, लेकिन पास जाने पर उसने उन पर अटैक कर दिया। मतलब चालाकी तो यहाँ भी बराबर दिखा रहा है। उसकी ट्रांसफर को कंफर्म करने के लिए डेविड ने दोबारा फोन मिलाया तो उसे पता चला कि टेलीफोन या सेल फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं चल रहा। तो वो बाहर जाता है जहाँ एक लड़की को छोड़कर पूरी स्ट्रीट में कोई नहीं था। वो लड़की गाना गुनगुनाते हुए डेविड के पास से गुजरती है और ठीक उसी समय कोई उनकी फोटोज खींच लेता है। डेविड को शक होता है तो वो एक ब्लैक कार की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डेविड के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल जाता है। पर तभी डेविड को उसी फ्यूनरल होम से कुछ आवाजें आती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अंदर जाने पर वो डॉक्टर को आवाज लगा रहा था, लेकिन वहां लाशों के अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी एक लाश हिलने लगी जो कि थी वहां के पेस्टर की, जिसकी आंखों और मुंह को सिल दिया गया था। डेविड को कुछ समझ आता उससे पहले ही डॉक्टर ने उस पर हमला कर दिया और फिर उस पर एक इलेक्ट्रिक सॉ लेकर चढ़ गया, लेकिन डेविड ने जैसे तैसे उसकी वायर में उसे ही लपेट दिया, जिससे डॉक्टर तो मर गया लेकिन वो सॉ अब भी चालू था और डॉक्टर के हाथ से छूटते ही वो बढ़ने लगा डेविड की तरफ। लेकिन समय रहते रसल ने उसे डेविड का ऑमलेट बनाने से पहले रोक लिया। रात को डेविड और जूडी घर में थे, तभी वहां ढेर सारे सोल्जर्स आकर उन्हें अपने साथ एक बस में भरकर ले गए जहां रसल भी मौजूद था और किसी को भी नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है। वो उन्हें क्वारंटाइन जोन में लेकर जाते हैं जहां इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लोगों को अलग किया जा रहा था। पहले तो वो पता नहीं क्यों रसल को वहां से ले गए, फिर थोड़ा और आगे जाकर टेम्परेचर चेक करने पर जूडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, जिससे उन दोनों को भी ना चाहते हुए अलग होना पड़ गया। फिर डेविड और उसके साथ बहुत सारे लोगों को सेफ जोन में ले जाया गया इन्फेक्टेड लोगों से अलग रखने के लिए, और उन सबको वहां नॉन इन्फेक्टेड वाला ब्रेसलेट भी दिया जा रहा था क्योंकि वो सारे नॉन इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ से टाउन से बाहर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन मौका देखकर डेविड वहां से निकल गया जूडी को वापस लेने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि जूडी इन्फेक्टेड नहीं बल्कि उसकी तबीयत प्रेगनेंसी के कारण खराब है। वहीं जूडी को एक स्ट्रेचर में बांधकर इन्फेक्टेड क्रेजीज के बीच रख दिया गया था और तभी उस क्वारंटाइन वाले एरिया में ढेर सारे क्रेजीज घुस आए, जिससे पूरा केओस मच गया था और सारे डॉक्टर्स वहां से जल्दी से भाग गए। डेविड अपने पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका था जहां उसे मिला रसल और फिर दोनों गन्स लेकर चल दिए जूडी को बचाने। जूडी को उसी के रूम में बेका दिखती है जो लगती तो नहीं लेकिन है 17 की, और फिल्म में ये जूडी की असिस्टेंट थी। उसे भी यहाँ क्रेजीज के बीच लाकर रखा गया था। वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे कि वो ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, और तभी वहां आ जाता है स्कूल का प्रिंसिपल बेन, वो भी अपने साथ एक पिच फोर्क लेकर, और वो बन चुका था एक क्रेजी। पहले उसने वहां की एक लड़की को स्टैब किया, फिर एक क्रेजी को, और फिर बारी थी बेका की। तो उसे मारने से पहले जूडी जोर से चिल्लाई जिससे वो जूडी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी डेविड ने उसे गोली मार दी और उन दोनों को वहां से बचा लिया। लेकिन टाउन से बाहर जाने के लिए उन्हें गाड़ी की जरूरत होगी, तो रसल ने एक ट्रक को चेक किया तो उसे पता चला कि ट्रक तो बूटेड है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि वहां मौजूद हर गाड़ी को बूट कर दिया गया था, जिससे वो किसी भी काम की नहीं रही। तो वो प्लान बनाते हैं जिसमें वो पहले जाएंगे डेविड के घर, जो यहाँ से लगभग 5 मील दूर है, जहाँ पर डेविड की एक पुरानी कार है जिसे बूट नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके टायर्स खुले हुए हैं। फिर वो उसकी गाड़ी में उसी सेफ जोन तक जाएंगे जहाँ डेविड को बाकी नॉन इन्फेक्टेड्स के साथ ले जाया गया था, जहाँ से लोगों को टाउन से बाहर भेजा जा रहा है। फिर इसी काम चलाओ प्लान के साथ वो निकल पड़े।
सुबह तक वो डेविड के यहाँ पहुंच गए थे, जहाँ जूडी थोड़ा इमोशनल हो गई थी। रसल बेका के साथ गाड़ी में टायर्स लगाने जाता है, वहीं जूडी ऊपर सामान पैक कर रही थी और निकलने से पहले वो जाती है अपने होने वाले बच्चे के रूम में, जहाँ उसके पीछे खड़ी थी रोरी की वाइफ पैगी, जो कि एक क्रेजी में कन्वर्ट हो चुकी थी। तभी डेविड ऊपर जूडी को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि जूडी को किसी ने बांध रखा है और वहाँ रोरी का बेटा कर्ट भी मौजूद था, जिसने डेविड को धक्का दिया, जिससे उसकी गन उसके हाथ से छूट गई। उसे वापस लेने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन पैगी ने उसके हाथ को नाइफ से पिन कर दिया। फिर वो गन उठाकर जूडी को मारने ही वाली थी, लेकिन डेविड ने उससे ऐसी ऐसी बातें बोली कि पैगी ने गन डेविड की तरफ मोड़ा और तभी अपने हाथ को नाइफ के साथ निकालते हुए उसने उसे पैगी के गले में घुसा दिया। हाथ से नाइफ निकालते ही उसके सामने खड़ा था कर्ट, जिसके कुछ करने से पहले ही किसी ने उसे पीछे खिड़की से गोली मार दी। वो था रसल। बेका और रसल फटाफट से ऊपर आए और बेका डेविड के हाथ में पट्टी कर रही थी। रसल को पैगी की बॉडी में मूवमेंट दिखी तो उसने उन दोनों को और 2-3 गोलियां मार दी, जिसे देखकर सबको लग रहा था कि रसल भी क्रेजी बन चुका, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर नीचे आकर जूडी डेविड से कहती है कि रसल कुछ ठीक नहीं लग रहा और उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी है, क्योंकि उसके घर में वाटर सप्लाई डेविड के घर से बहुत पहले ही आ जाता है। लेकिन डेविड को ऐसा नहीं लगता, इसलिए वो एक साथ वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते अचानक उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, जिसने उन्हें देख लिया था और वो वापस उन्हीं की तरफ आ रहा था। तो डेविड ने गाड़ी को घुसा दिया एक कार वॉश में, जहां घुसते ही वहां की सारी लाइट्स और मशीन्स चालू हो गई और उनकी कार अपने आप आगे बढ़ने लगी थी। वहां पर थे कुछ क्रेजीज जिन्होंने उन पर हमला किया, लेकिन डेविड और जूडी ने उन्हें कार के अंदर से संभाला। लेकिन कार के ऊपर भी एक क्रेजी था, जिसने जाते जाते बेका के गले में पाइप लपेट दिया, जिससे बेका की मौके पर ही मौत हो गई और उसे नीचे उतारने के बाद भी वो उसे नहीं बचा पाए। इसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर रहेगा। लेकिन एक चीज का पछतावा उन्हें नहीं होगा कि कम से कम वो गाड़ी से बाहर निकल गए, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठे रहते तो पक्का मरते। उस हेलीकॉप्टर ने सीधा उनकी गाड़ी पे मिसाइल गिरा दी। अब इन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। सफर जारी रखते हुए उन्हें रसल की गाड़ी दिखती है, जो कि पंक्चर कर दी गई थी। वो वहाँ खाना पानी खोज रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ एक कार आती हुई दिखती है, जिसे डेविड ने हथियाने का प्लान बना लिया था। लेकिन प्लान में उंगली करने के लिए रसल ने रोड में स्पाइक स्ट्रिप बिछा दी थी, जिससे गाड़ी 8-10 गुलाटियां मारकर रुक गई। उसमें से निकला एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और उसके पास जाते हुए रसल मूवी की सबसे फेमस लाइन कहता है। रसल तो उसे ठोकने ही वाला था, लेकिन डेविड ने उसे रोका, ये कहकर कि उसे उससे बात करनी है। डेविड के पूछने पर ऑफिसर ने बताया कि प्लेन में ट्रिक्सी नाम का एक रैप्डोवर्डेड प्रोटोटाइप था। सिंपल भाषा में वो एक बायोलॉजिकल वेपन था, जिसे टेक्सास के इंसिनरेटर में ले जाया जा रहा था। इंसिनरेटर एक भट्टी की जैसी होती है, जिसमें किसी कंटेजियस चीज को या उसके वेस्ट को जलाकर खत्म किया जाता है। वो कहता है कि ये क्रैश पायलट की गलती की वजह से हुआ और वायरस यहाँ पर फैल गया। इसके कांटेक्ट में आने के 48 आवर्स के अंदर या तो तुम मर जाओगे या तो पागल हो जाओगे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, लोगों को मारना। और अब तक 3 दिन बीत चुके थे, मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है। अब इसकी बातों में कितना सच है वो तो हमें नहीं पता, ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ये काम मुझे कोई गलती तो नहीं लग रही, क्योंकि एक पायलट की गलती से इतना बड़ा कांड हो गया और 1 हफ्ते तक उसकी कोई खबर बाहर नहीं आई, ना न्यूज में, ना ही अखबार में और ना ही इंटरनेट पर। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही और ऊपर से उन पे कोई नजर भी तो रख रहा था, जो कि गवर्नमेंट का भी तो काम हो सकता है। और अगर इसी एंगल से देखा जाए तो इस बंदे की बातें कोई सेंस नहीं बनाती। गवर्नमेंट अपने राज छुपाने के लिए किस किस हद तक जा सकती है वो तो आप हमारी पर्च सीरीज से जानते ही होंगे। अगर आपको मामला नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपके सारे डाउट्स एंड में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल फोकस करते हैं स्टोरी पर। रसल ने उसकी बहुत बकबक सुन ली थी, इसलिए उसने उसे ठोक दिया, जिससे डेविड समझ गया था कि वो धीरे धीरे क्रेजी बन रहा है। तभी रसल ने उनको भी गन पॉइंट पे लेकर उन्हें उसके आगे आगे चलने को कहा। चलते चलते उसे गन भारी लग रहा था, तो उसने उसके बचे कुचे बुलेट चला दिए और गन को वहीं फेंक कर उसने निकाल ली अपनी पिस्टल। और थोड़े दूर चलने के बाद डेविड ने उसका सामना करने का फैसला लिया। वो उसके पास जा रहा था, ये कहते हुए कि उसे सिर्फ उससे बात करनी है, जिससे उसने अपनी गन नीचे की तो डेविड ने उसे एक पंच मारकर उसकी गन हथिया ली। अब तक उन तीनों को कंफर्म हो चुका था कि रसल भी इन्फेक्टेड है और वो कुछ समय बाद क्रेजी बन जाएगा।
इसलिए रसल ने उनके साथ कुछ दूर तक चलने का रिक्वेस्ट किया तो वो भी मान गए। फिर उन्हें आगे बढ़ते हुए अंधेरा हो चुका था और वो किसी मिलिट्री ऑपरेशन जोन तक पहुंच गए थे और उससे आगे जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी और कोशिश करना भी बेकार था क्योंकि वहां फैले हुए सोल्जर्स की नजरों से वो नहीं बचेंगे। रसल ने उनसे कहा कि वो उनके सामने जाकर सरेंडर कर देगा जिससे डेविड और जूडी को भाग निकलने का मौका मिल जाएगा। उसने कहा कि वो वैसे भी मरने ही वाला है तो क्यों ना उनकी मदद करके मरे। डेविड ने भी उसे उसकी गन दे दी और फिर वो मिलिट्री के सामने चला गया और सोल्जर्स के बोलने पर भी वो नहीं रुका तो उन्हें उसे मारना पड़ा और इधर मौका देखकर डेविड और जूडी निकल गए। रसल की मौत का दुख तो उन्हें भी था लेकिन अब क्या करे, जो होना था वो तो हो गया। खैर फिर सेफ जोन पहुंचने पर वहां कोई नहीं था और ये देखकर डेविड के होश उड़ गए थे क्योंकि कल रात यहाँ का नज़ारा किसी मेले से कम नहीं था। खैर डेविड जूडी को बाहर रोककर अंदर कुछ जरूरी सामान लेने जाता है और जूडी को बाहर बहुत कुछ पता चल जाता है। वहां पर थे ढेर सारे बुलेट्स के खाली शेल्स और बुलेट्स चलाई गई थी मिलिट्री द्वारा उन लोगों पर जिन्हें यहाँ से टाउन से बाहर भेजा जाने वाला था, मतलब नॉन इन्फेक्टेड लोगों पर। ये देखकर उनकी रूह कांप गई, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकलना होगा। क्या पता यहाँ कब कौन सा क्रेजी आ जाए। स्टोर से कुछ सामान लेते समय डेविड को एक वॉकी में कुछ आवाज आती है जो कह रही थी कि बॉम्ब का काउंटडाउन 10 मिनट में शुरू होने वाला है, मतलब पूरे टाउन को बॉम्ब से उड़ाया जाने वाला है। और ये बात डेविड को समझ आ गई थी तो वो जल्दी से जूडी के साथ वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी वही हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। वहां कुछ क्रेजीज ने उन्हें घेर लिया, लेकिन डेविड और जूडी ने जैसे तैसे बहादुरी से उनका सामना किया और एक ट्रक लेकर निकल गए। वॉकी में काउंटडाउन बताया जा रहा था जो कि अब तक सिर्फ 30 सेकंड का ही बचा था और वो अब भी टाउन में ही थे। ये सुनकर डेविड गाड़ी को फुल थ्रॉटल में भगाने लगा और तभी काउंटडाउन खत्म होते ही बॉम्ब फूट गया। धमाके के इम्पैक्ट से उनकी ट्रक पलट गई, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि वो ऑलमोस्ट टाउन के बाहर आ चुके थे। अगली सुबह तक वो कपड़े बदल कर पास के सीडर रैपिड्स टाउन में पहुंच गए थे, लेकिन उनपे अभी भी नजर रखी जा रही थी। और ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर आप सिटी की पॉपुलेशन देख सकते हो और ये वायरस वहां भी फैल चुका है क्योंकि वहां भी कंटेनमेंट प्रोटोकॉल शुरू हो चुका था। और इसी सीन के साथ ये मूवी फाइनली हो गई खत्म, लेकिन इसका एक एंड क्रेडिट सीन भी है जिसमें एक रिपोर्टर ऑगडेन मार्च में हुए इस धमाके के बारे में न्यूज में बता रहा होता है। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था 2010 की एक साईफाई हॉरर सर्वाइवल मूवी द क्रेजीज का एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मामला समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। मूवी में हमें ये बताया गया कि वायरस एक बायो वेपन था जो गवर्नमेंट द्वारा इंजीनियर्ड था, जिसे टेक्सास ले जाते समय वो बीच में ही फैल गया और इस तरह ये सब हुआ। मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन इतने बड़े हादसे की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही थी। लेकिन रुको, अगर ये एक एक्सीडेंट था तो इसके होने से पहले ही उन पे नजर क्यों रखी जा रही थी? इसलिए मैंने खुद की थ्योरी बनाई है, उसे भी सुनते जाओ। थ्योरी के हिसाब से वायरस को गवर्नमेंट द्वारा जानबूझकर फैलाया गया होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और अगर सब कुछ सही जाता तो गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता और किसी को पता भी नहीं चलता और टाउन के लोगों को ये बताया जाता कि ये तो सिर्फ एक हादसा था जिसमें लोग कंटेमिनेटेड वाटर पीकर मर भी रहे हैं और मार भी। और जैसा कि हमने मूवी के लास्ट सीन में देखा कि सीडर रैपिड्स टाउन पर भी ऊपर से हिसाब किताब बैठाया जा रहा था। इसका मतलब है गवर्नमेंट का प्लान सक्सेसफुल हो गया और वायरस भी सक्सेसफुली फैल गया, वो भी एक छोटे मोटे टाउन में नहीं, सीधा आयोवा स्टेट में। टाउन से याद आया, जिस टाउन में ये वायरस फैला था ऑगडेन मार्श, वो टाउन फिक्शनल है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसके डायरेक्टर हैं ब्रैक आइजनर और ये मूवी रीमेक है लेजेंडरी फिल्म मेकर जॉर्जे रोमेरो की द क्रेजीज का, जो रिलीज हुई थी 1973 में। और हो सकता है उस मूवी में सब कुछ क्लियर कर दिया गया हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वो मूवी नहीं देखी है। अगर आप जॉर्जे रोमेरो को नहीं जानते तो एक बार इनका नाम गूगल कर लेना। ज़ॉम्बी वाले कॉन्सेप्ट को लाइमलाइट में इन्होंने ही लाया था और ये इस रीमेक के वन ऑफ द राइटर में से भी एक हैं। वेल, इसकी ओरिजिनल मूवी ने ज्यादा कमाई नहीं की थी, लेकिन इस रीमेक ने बॉक्स ऑफिस में धूम मचा दिया था। 2000s में बनी कई सारी हॉरर मूवीज की रीमेक में कमाई के मामले में ये मूवी भी पीछे नहीं थी। इतने सारे रीमेक्स में हाउस ऑफ वैक्स भी बहुत बढ़िया स्टोरी और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, जिसकी स्टोरी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। उसे मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कवर किया है, जिसे आपको जरूर चेकआउट कर लेनी चाहिए। वेल, एक और क्लासिक हमारे लिस्ट में शामिल हो चुकी है जिसकी स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
और हाँ, मुझे पता है कि वीडियोस आने में बहुत टाइम लग रहे हैं क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल बहुत कुछ काम चल रहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो जल्द से जल्द आने की। बाकी आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखना, हमें 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।